हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी 2024 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसी सीरीज चलाई जा रही है जिसमें यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2017 से 2023 को सॉल्व कराया जा रहा है, जो कि सेक्शन वाइज है, जिसमें अभी तक हमने इसके पॉलिटी के सेक्शन को कवर कर लिया है, इसके साथ ही साइंस के सेक्शन को कवर किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह अर्थव्यवस्था एवं जननांकिकी के संदर्भ में जो भी यूपीपीएससी में 2017 से 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में विस्तृत में परिचर्चा करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इकोनॉमी का 2017 का। 2017 के संदर्भ में पहला क्वेश्चन आता है कि दीपम या दीपम का एक विभाग है या किसका विभाग है, या वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग आता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था कि दीपम विभाग है, तो ये इसमें अलग अलग मंत्रालय के नाम दिए गए, तो उसके संदर्भ में आपका आता है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट आता है कि सतत विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी। तो सतत विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1987 की रिपोर्ट में इसे लाया गया था। रुपये को कौन जारी करता है? रुपये को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड या एनपीसीआई के द्वारा रुपये को जारी किया जाता है। रुपये जो होता है उसे एनपीसीआई के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि नगरीय गरीबी उपशमन हेतु प्रारंभ कार्यक्रम है। नगरीय गरीबी उपशमन हेतु प्रारंभ कार्यक्रम के अंतर्गत पहला आता है नगरीय गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम 1986। दूसरा आता है नेहरू रोजगार योजना 1989। तीसरा आता है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997। तो पहली आती है नगरीय गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम 1986 आता है। दूसरा 1989 आता है नेहरू रोजगार योजना। तीसरी आती है 1997 की स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो ये प्रमुख नगरीय गरीबी उपशमन हेतु प्रारंभ कार्यक्रम है। भारत में सहकारिता आंदोलन कृषि साख क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया है। तो ये किस में सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन को प्रारंभ किया गया था? कृषि साख क्षेत्र में। नेक्स्ट आता है कि महिलाओं की मध्य शिक्षा के प्रोत्साहन को लक्षित करने वाला कार्यक्रम है महिला समाख्या कार्यक्रम। जो है वह महिलाओं के मध्य शिक्षा के प्रोत्साहन को लक्षित करने वाला एक कार्यक्रम होता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कार्यक्रम के बारे में, जो कि किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कार्यक्रम को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है कि सतत आर्थिक वृद्धि के बिना सामाजिक विकास संभव नहीं है, और कारण कहता है कि सामाजिक विकास हेतु स्वस्थ आर्थिक वृद्धि पूर्वापेक्षित होती है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सत्य दिए गए हैं, जो कि एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण है, मतलब कि एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं कि सतत आर्थिक वृद्धि के बिना सामाजिक विकास संभव नहीं है और सामाजिक विकास हेतु स्वस्थ आर्थिक वृद्धि पूर्वापेक्षित होती है। नेक्स्ट आता है कि सतत विकास किस पर बल देता है। तो सतत विकास की स्पेशलिटी क्या है कि यह मानवता को वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से सुनिश्चित करने हेतु एक आगामी पीढ़ियों के साधनों की उपलब्धता से समझौता ना हो, इसके संदर्भ में सतत विकास पर विशेष बल दिया गया है कि मानवता की जो वर्तमान आवश्यकताएं की पूर्ति है उनका इस तरीके से उपयोग किया जाए कि जो हमारी आगामी पीढ़ी है उसके लिए उन साधनों की उपलब्धता एक सुनिश्चित तौर पर बची रहे, मतलब कि उनकी जो फैसिलिटी है उनसे कोई समझौता ना हो कि हम किसी भी संसाधनों का इतना भी उपयोग ना कर लें कि हमारी आगामी पीढ़ी के लिए वो बचे ही नहीं या फिर उनके लिए उस से समझौता करना पड़े। तो उसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है आपका 2018 के क्वेश्चन में। 2018 के क्वेश्चन में आपका आया था कि नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार या नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह आपका एग्रीकल्चर से संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास किस पर आधारित है। तो यह परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है। प्रत्यक्ष कर कोड संबंधित है, किससे संबंधित है? आयकर से संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय है। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से। भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम क्या है? मनरेगा ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। नेक्स्ट आता है कि लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है, आय की विषमता को लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए हासिम समिति गठित की गई थी। तो नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? हासिम समिति का। और भारत में 5 वर्षों में योजनाओं में संपोषणी वृद्धि किस पे संदर्भित करती है? 12th योजना जो रही है उसमें 12th में संपोषणी वृद्धि को संबोधित किया गया।
अब आते हैं 2019 के क्वेश्चन। 2019 के क्वेश्चन में आपका पहला पूछा गया था कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक किससे से संबंधित है। कौन कौन से क्षेत्र इसके संबंधित है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर इसके अंतर्गत आता है। प्रत्यक्ष लाभ योजना के संदर्भ में, प्रत्यक्ष लाभ योजना के संदर्भ में देखा जाए तो यह विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया था। वह कौन सी है। वह पहल है PAHAL, यह एक योजना है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में कि इसके संदर्भ में पहला कथन आता है कि यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। दूसरा, यह महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देगी। और तीसरा, यह 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। तो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में है कि इसमें 75% गरीब और 50% शहरी जनसंख्या पर आच्छादित है। महिलाओं और बच्चों की पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देता है और 18 वर्ष से अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया भी होती है। नेक्स्ट आता है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में। पहला आता है कि सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करती है। दूसरा आता है कि सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण होता है। संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्र के विकास सुनिश्चित करना होता है और समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना होता है। तो ये भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में प्रमुख कथन दिए गए हैं जो कि इसके संदर्भ में आते हैं। नेक्स्ट आता है कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है। तो ये इनके लेखक बिपिन चंद्रा है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम है। कौन कौन से कार्यक्रम है। पहला तो आता है राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम। दूसरा आता है अन्नपूर्णा कार्यक्रम। नेक्स्ट आता है कि भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है। नीति आयोग एक नोडल संस्था है। लघु उद्योगों के लिए बनी समितियों का क्रम किस तरीके से है। पहले नंबर पर आती है करवे समिति, फिर आती है आबिद हुसैन समिति, इसके बाद नायक समिति, फिर उसके बाद SS कोहली समिति इसके अंतर्गत आती है। अब इसमें कार्यक्रम और प्रारंभ वर्ष दिए गए हैं जिसमें पहला कार्यक्रम आता है अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम जो 1976 में आया था। दूसरा आता है समन्वित बाल विकास योजना 1975 में शुरू की गई थी। तीसरा आता है राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में प्रारंभ किया गया था। और चौथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आपका 2005 में शुरू किया गया था। तो ये आपके प्रमुख कार्यक्रम हैं जिनको इन विभिन्न डेटों में स्टार्ट किया गया था। भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है। किसका निर्भरता अनुपात घट रहा है। 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है और इनका निर्भरता अनुपात घट रहा है। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। क्लब ऑफ रोम के द्वारा इसकी सीमा का निर्धारण किया गया। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है। सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है। मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को विकसित किया गया है मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। अब आते हैं आपके 2020 के क्वेश्चन के बारे में कि प्रजनन के प्रतिस्थापन दर पर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर कितनी है। 2.1% जनसंख्या की यह प्रजनन दर है। गरीबी के अनुमान हेतु विधि है। ये पहली आती है सिरगणना विधि जिसे हेड काउंट रेशियो कहा जाता है। दूसरी आती है कैलोरी ग्रहण विधि और तीसरी आती है पारिवारिक उपभोग व्यय आता है। भारत में $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने का वर्ष कितना रहा है। 2024 $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट आता है कि मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो इसे कब प्रतिस्थापित किया गया। 2010 में। इसमें योजना और प्रारंभ वर्ष दिए गए हैं। योजना दी गई है कि PM जन आरोग्य अभियान कब प्रारंभ हुई थी। 2018 में। PM वय वंदना योजना 2017 में। PM रोजगार प्रोत्साहन योजना 2015 में और स्वच्छ भारत अभियान 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये प्रमुख योजनाएं हैं जिनका प्रारंभ वर्ष बताया गया। नेक्स्ट आता है कि विकास अनुवीक्षण मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति का अनुवीक्षण करता है किस कार्यालय के अंतर्गत आता है। तो यह नीति आयोग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है कि खुदरा व्यापारियों या दुकानदारों और रोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में इसमें निम्न कथन दिए गए हैं। पहला आता है कि 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग इसके पात्र होंगे। दूसरा आता है कि उनका वार्षिक लेन देन या टर्नओवर रुपया 1.5 करोड़ से अधिक नहीं होगा। और तीसरा आता है कि इसके अंतर्गत 3,000 रुपये की मासिक पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है इसके अंतर्गत कि ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक या TTCI जारी किया जाता है किसके द्वारा। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा।
नाबार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई है, कब की गई थी? 1982 में। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को 1992 से 93 के बीच शुरू किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2014 में शुरू किया गया था और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना को 1975 में स्थापित किया गया था। अब आता है अलग समिति के बारे में। अलग समिति किससे संबंधित है? अलग समिति मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण करने से संबंधित है। अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो यह नीति आयोग की प्रमुख पहल है। अटल नवोन्मेष मिशन आता है। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आता है। पहला आता है पूरक पोषण होना, दूसरा आता है टीकाकरण और तीसरा आता है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय बने हुए हैं? 1971 और 1981 में कानपुर और लखनऊ को भारतीय जनगणना के 10 लाखीय शहर बने हुए थे, जिसमें कानपुर 1971 में और लखनऊ 1981 में। अब आते हैं आपके 2021 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला आता है सुगम्य भारत अभियान, जो कि दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। इसमें योजनाएं जैसे कौन कब शुरू की गई थी? आम आदमी बीमा योजना आपकी 2007 में शुरू की गई थी। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021 में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को 2016 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट आता है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक या WPI के आंकड़े में से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संस्थापन या कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो WPI के आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 के संदर्भ में पहला आता है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम होगा, दूसरा आता है बोनस भुगतान अधिनियम और तीसरा आता है समान पारिश्रमिक अधिनियम इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है कि NTPC की सिंगरौली स्थित इकाई के संबंध में यह एक सबसे पुरानी इकाई है। तो यह NTPC की सिंगरौली स्थित इकाई कौन सी इकाई है? यह सबसे पुरानी इकाई के अंतर्गत आती है। शीर्ष मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो इसका मापन सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर शीर्षक मुद्रास्फीति की टोकरी का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि आर्थिक विकास का प्रमुख घटक है या प्रमुख कारक है। पहला आता है पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार होना, दूसरा आता है जनसंख्या में परिवर्तन और तीसरा आता है विशेषीकृत क्रियाओं और गतिविधियों में श्रम का विभाजन होना। तो ये आर्थिक विकास के प्रमुख कारक होते हैं। नेक्स्ट आता है सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः प्रतिपादित किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? अगस्त काम्टे के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के द्वारा कौन सी पुस्तक जारी की गई है? तो होम इन द वर्ल्ड इनकी ये प्रमुख पुस्तक रही है। नेक्स्ट आता है पूंजी निर्माण के संदर्भ में। पूंजी निर्माण के संदर्भ में पहला आता है कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संसाधनों की प्रभाविता पर निर्भर करती है। दूसरा आता है कि निवेश पूंजी निर्माण के लिए अनिवार्य कारक है और अनिवार्य कारक है। तो इनके संदर्भ में पूंजी निर्माण के संदर्भ में प्रमुख कथन आते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था? 1901 ईस्वी में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। अब आते हैं 2022 के PYQ। 2022 के संदर्भ में पहला आता है कि वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। तो यह कौन सी योजना है? हरियाली योजना के संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है कि LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है? LBS क्या है? यह एक अग्रणी बैंकिंग योजना है, जिसका एक LBS संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट दिया गया है व्यक्ति और संबद्धता संबंध दिए गए हैं, जिसमें पहला आता है MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है। LK झा जो है वह आर्थिक प्रशासन सुधार से संबंधित है। वर्गीज कुरियर जो है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और मोरारजी देसाई बैंकों की सामाजिक नियंत्रण से संबंधित है। तो ये प्रमुख व्यक्ति और उनसे संबंधित क्षेत्रों को बताया गया। नेक्स्ट आता है कि निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना जाता है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। यह किसके द्वारा कहा गया है? चार्ल्स बूथ ने यह कहा था कि निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना जाता है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम होता है।
नेक्स्ट आता है योजना और प्रारंभिक वर्ष दिए गए हैं। पहली योजना आती है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जो कि 2005 में शुरू हुई थी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को 1999 में शुरू किया गया था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को 2001 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट आता है जामनगर भारत पर विश्व स्वास्थ्य संगठन एक परंपरागत औषधि का एक वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। तो WHO ने एक परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र कहाँ स्थापित किया है? जामनगर भारत में। नेक्स्ट आता है कि टी माल्थस ने द माल्थुसियस थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। वो जो संबंधित है, किससे संबंधित है? या जनसंख्या से संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि समाज शास्त्रियों में से GS घुरे ग्राम नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है। तो किसके द्वारा बताया गया है ग्रामीण नगरीकरण के विचार को विस्तार से? GS घुरे के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने निर्धनता की श्रेणी है। पहली आती है आय निर्धनता होना और दूसरी मानव निर्धनता। तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास या UNDP में निर्धनता की प्रमुख श्रेणी आती है। जनसंख्यिकी लाभांश में कार्यशील जनसंख्या का कितना एज है? यह 15 से 59 वर्ष की आयु को कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आती है। अब आते हैं आपके 2023 के क्वेश्चन। 2023 के संदर्भ में पहला आता है खनिज संपदा के संदर्भ में। पहला आता है कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। दूसरा आता है कि भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकिल, कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। अब नेक्स्ट आता है आपका कि जनसंख्या के सिद्धांतों के प्रतिपादक के नाम दिए गए। जनसंख्या के सिद्धांत में पहला आता है उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहे हैं? एडविन कैनन। दूसरा आता है सामाजिक समायोजन सिद्धांत के प्रतिपादक हेनरी जॉर्ज। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत थॉम्पसन। जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत माल्थस के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये जनसंख्या के सिद्धांत और उनके प्रमुख प्रतिपादक रहे हैं। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? इसे 1871 में प्रारंभ किया गया था। जननी सुरक्षा योजना संबंधित है मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी से लाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य क्या है? वर्ष 2070 जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य है। नेक्स्ट आता है कि निर्धनता के प्रकार में पहली आती है पूर्ण या परम निर्धनता, दूसरी आती है सापेक्ष निर्धनता और तीसरी आती है व्यक्तिपरक निर्धनता आती है। मध्याह्न भोजन योजना में PM पोषण योजना में 2021 को वर्ष को पुनर्नामित किया गया है। तो ये मध्याह्न मतलब उसको पुनर्नामित कब किया गया? PM पोषण योजना में मध्याह्न भोजन योजना को 2021 में। यहाँ पर यह 2021 के प्रमुख प्रश्न हैं। यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके फिनिश होते हैं, इकोनॉमी के कंप्लीट होते हैं। अब पढ़ते हैं जनसंख्या और जनतांकी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में, जिसमें आपका 2017 में पूछा गया था जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है कितना है? 30 से 32 के बीच का प्रतिशत या शहरी जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है 912 लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार नगरीकरण का स्तर उच्च है किंतु मलिन बस्तियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। तो ये कौन से नगर है? गुजरात, केरल और कर्नाटक आते हैं। 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में किस में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? वह हरियाणा है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? यह संपोषणीय विकास की है। अब आपके 2019, 20, 21, 22, 23 के साथ ही में क्वेश्चन है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? वह अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर का परिणाम आता है। आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे राज्य है हरियाणा आता है। 2011 की अनुमानों के अनुसार भारत में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? वह उत्तर प्रदेश है। नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था होती है, वह एक द्वितीयक अवस्था है।
जन्म दर के संदर्भ में जिसमें पहली आती है कि नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है और दूसरी आती है कि ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। 2022 में आया था कि आपका क्वेश्चन, तो इतने क्वेश्चन जो है आपके जनगणना मतलब जनगणना से आपके एक दो तीन ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो इसके संदर्भ में आपको पूरे क्वेश्चन का एक कंबाइंड दे दिया गया है, जिसमें इकोनॉमी में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और आपके अलग से भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि 2017 से 2023 तक के प्रश्नों को पूरा करते हैं। एक पैटर्न को देखने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने होते हैं, जिसमें आपको इनमें पैटर्न पता ही चल गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस तरीके से ये हमारी सीरीज चलाई जा रही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगामी वीडियो आपकी नेक्स्ट सब्जेक्ट की रहेगी। अभी तक 3 सब्जेक्ट कवर हो गए हैं, जिसमें अभी तक अब जो आपके बचे हुए सब्जेक्ट है उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट आता है, जिसमें अभी 3 और 4 मेजर टॉपिक अभी कंप्लीट कर लिए गए। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन करें। धन्यवाद।